Hello everyone, this is class revision class number 2 for CA Foundation for the law paper. ठीक है, कल हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पहला पोर्शन सेक्शन 2 से लेके 9 तक का रिवीजन कर लिया था. ठीक है, कोई मेरे को फटाफट एक रिकैप करवाएगा कि क्या क्या था. सेक्शन 2 में हम लोग स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 2 में सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? यहीं पे आप लोग की रणन विद्या दिखती है. सेक्शन 2 में सबसे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिखा था. कॉन्ट्रैक्ट कैसे आता है? एग्रीमेंट और इन्फोर्सबिलिटी. एग्रीमेंट कहां से आता है? प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसीडरेशन. फिर प्रॉमिस कहां से आता है? ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड. तो ऑफर की डेफिनेशन दी हुई है या प्रपोजल की डेफिनेशन दी हुई है 2A में. 2B बात करता है एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की एक साथ. ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. जब भी एक्सेप्टेंस समझा रहे होंगे 2B भी हम समझाएंगे, नहीं बताया था आप लोग को. देन वी मूव टू 2C जहां पे हम दो पार्टी के बारे में बात करते हैं. जिसने ऑफर दिया है प्रॉमिस से, जिसको ऑफर दिया गया है प्रॉमिस. फिर हम लोग चलते हैं 2D पे. अब यहाँ 2D कैसे आ रहा है? 2D एग्जिस्टेंस में आ रहा है. आपकी डेफिनेशन जहां पे लिखी हुई है प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसीडरेशन. तो कंसीडरेशन के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है वो आता है आपका 2D में. 2D हमेशा किसके साथ समझाया जाएगा? 25 के साथ. 2D के बाद हम लोग कहां चलते हैं? सीधे 2E एग्रीमेंट. फिर 2F को हम लोगों ने स्किप किया था, रेसिप्रोकल प्रॉमिस. फिर आता है 2G. 2G में क्या था? वॉइड एग्रीमेंट. 2G के बाद 2H आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट. 2H के बाद 2I आता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट. और उसके बाद आखिर क्या था? इतनी चीजें आप लोग को अगर याद है. फिर चलते हैं सेक्शन 3 पे. सेक्शन 3 के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सेक्शन 3 में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था? स्ट्रक्चर. सेक्शन 3 इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर. उसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन. रिवोकेशन में भी दो हेड बनते हैं. आपके दिमाग में इमेज बनती जा रही है, एक तरफ ऑफर, एक तरफ एक्सेप्टेंस. अब इस पूरे स्ट्रक्चर में एक लाइन आप जोड़ दीजिए. किस चीज की? बाय एन एक्ट और परमिशन इंप्लाइड और एक्सप्रेस. ये हो गया सेक्शन 3 कंप्लीट. अब इस स्ट्रक्चर के आउटर लाइन में हम लोग चलते हैं. सेक्शन 4. ऑफर कब कंप्लीट होता है? व्हेन इट कम इनटू अ नॉलेज ऑफ दो पार्टी है. पहली पार्टी है प्रॉमिसर, दूसरी है प्रॉमिसी. व्हेन इट कम इनटू अ नॉलेज ऑफ प्रॉमिसी, ऑफर दोनों से है. इसके बाद एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? पहला रूल, व्हेन इट कम इनटू द नॉलेज ऑफ अदर पार्टी. तो प्रॉमिसी ने एक्सेप्टेंस दी है और प्रॉमिसर को मिली है. तो प्रॉमिसर के जब भी नॉलेज में आ गया, प्रॉमिसी के लिए कंप्लीट. बट प्रॉमिसर के लिए कब कंप्लीट होता है एक्सेप्टेंस? व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसफर. ये है आपका ओवरऑल सेक्शन 4. इसके बाद आप आते हैं रिवोकेशन पे. रिवोकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं हाउ, मतलब व्हेन. सॉरी, सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन. दो चीजें हैं. पहला, ऑफर की रिवोकेशन कब हो सकती है, और बिफोर एक्सेप्टेंस दोनों है. ऑफर की रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन दोनों बिफोर एक्सेप्टेंस है. बट ऑफर की रिवोकेशन बिफोर द एक्सेप्टेंस कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रॉमिसर, मतलब व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. और वहीं पे आपका एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन कब कंप्लीट हो सकती है? व्हेन इट इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजी या एक्सेप्टर, मतलब व्हेन इट इज केम इनटू द नॉलेज ऑफ प्रॉमिसर. इतनी चीजें याद हो गई. फिर 6 में हम लोगों ने देखा था नोटिस हो सकता है, डेथ हो सकती है. कब कब आपका प्रपोजल रिवोक हो सकता है? हाउ और योर प्रपोजल कैन बी रिवोक. ठीक है, कब नहीं है, हाउ. उसमें आपका नोटिस था, आपका लैप्स ऑफ टाइम था, उसके बाद इनफिनिटी था, या फिर कंडीशंस जो दी गई है उनको पूरा नहीं किया गया. फिर आप आते हैं 7 पे. एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल आपका होना चाहिए क्या? और दूसरा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी परफॉर्म इन द रीजनेबल मैनर. फिर सेक्शन 8 पे आते हैं. सेक्शन 8 क्या कहता है? किसी को याद है? आपने किताब रख के दो अलग है. ठीक है. इसके बाद सेक्शन 8 के लिए हमने बताया था आपको कि देखो सेक्शन 8 की इंपॉर्टेंस आएगी कब? जब रेसिप्रोकल के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं. क्योंकि सेक्शन 8 में रेसिप्रोकल के बारे में बड़े प्यार से समझाया है, और सेजी को बताने को भी कहा था. किसी ने बताया? यही दोस्ती है आप लोग. सेजी लिखने के बाद उसके नाम के बाद 2 इमोजी जरूर लगाए होंगे. कौन से हम बताएंगे नहीं क्लास में रिकॉर्डिंग पे, मगर 2 लगाए जरूर होंगे इमोजी. लाल नीले पीले रंग के, तुम्हारी मर्जी. ठीक है. बट ये इंपॉर्टेंट बात नहीं बताएंगे. सारी बकवास की होगी क्लास में, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताइएगा. खैर, आगे आते हैं सेक्शन 9. सेक्शन 9 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट 2 to 9. आज हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं. सेक्शन
सभी को 2 से 9 तक याद रहेगा। कल विनम्र ने कहा था कि सर इस स्पीड से चलेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी है। आई वॉज गोइंग थ्रू द इंटायर रिविजन मॉड्यूल जो हम प्रिपेयर करना चाह रहे थे, एंड आई रियलाइज की नहीं, प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगी, कॉन्ट्रैक्ट तो 3 में हो जाएगा। इस स्पीड से सेल्स ऑफ गुड एक्ट 3 दिन में होगा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट इज वेरी वाइड, इसमें बहुत ज्यादा है, केसेस उसमें ज्यादा है। मैं केसेस तो कवर करने क्लास में, ठीक है। एनीवेज, सेक्शन 10 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सेक्शन 10 में सबसे पहले क्या आता है? अगर इसकी हम लोग तो हम भी बता रहे हैं यार, तुम लोग मेरे तरफ देखो फिर बताओ, ठीक है। यहां पे हम लोग एसेंशियल्स के बारे में पढ़ते हैं। जो इसकी हेडिंग होगी वो क्या होगी? व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 10 को रेफर करना हो तब की तो बात अलग है। तो हमें इसको 2 पर्सपेक्टिव में लेके चलना है। एक वो एसेंशियल्स है, वो एसेंशियल नहीं टोकने की दिक्कत नहीं हो रही है, पेन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो एसेंशियल्स जो कि कहां पे हैं? सेक्शन 10 में दिए हुए हैं। दूसरा है वो एसेंशियल्स जो सेक्शन 10 में दिए नहीं हुए हैं एक्सप्रेसली, बट आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सेप्शंस सॉरी एसेंशियल्स आउटसाइड सेक्शन 10, ठीक है। तो आउटसाइड सेक्शन 10 तो बड़ा आसान था, 2 पार्टीज, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब देयर मस्ट बी एन ऑफर, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या हुआ है? किताब में कुछ और लिखा है, लिखा होगा, क्योंकि अदर में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी अदर जो है। आपसे मीटिंग में क्या कहा गया? क्लास में बोलना नहीं है। चल रही चीज है, पॉसिबिलिटी तो सबकी है यहाँ पे। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन तो हम वेट करते हैं। तुमने इसने पूछा है सर 2 पार्टी तो कम्युनिकेशन में अंतर क्या हुआ? किशन तुमने कभी लेट्स से कौस्तुभ से बात की है? 2 पर्सन्स कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। तुमने कभी सत्यम से बात की है? क्या तुमने कभी जोया से बात की है? नहीं, ठीक है। 2 पर्सन कम्युनिकेशन में अंदर आ गया, नहीं आ गया? किशन भी लाइक सर मेरे को क्यों थोड़ा सा एग्जाम्पल में क्या है? क्लियर है? सभी को क्लियर है? पक्का? इसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ क्या? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसके अलावा और क्या आएगा इसमें? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये आपका आ जाएगा 10 में। ये 10 के स्कोप के अंदर है। तो क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नॉट अनसर्टेन। 9 में दिया है, 10 से ही हम लोग पूरी तक जाएंगे, ठीक है। आप अगर 10 को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो लिया हुआ है एग्रीमेंट्स व्हिच आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। 29 आता है, 29 अनसर्टेन के बाद सेक्शन 29 जरा सा रेफर करो। व्हाट इज सेक्शन 29? इसमें भी दिया हुआ है मॉड्यूल ना, ठीक है। अभी सेक्शन 29 क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच
the meaning of which is the meaning of which is not certain. नहीं गलत काम तो हमें गलत तुम लोग कैसे बोल सकते हो? वो तो आज्ञाकारी, शिष्टाचारी, संस्कारी और कोई कार्य है तो वो भी लगा दिया जाएगा। अत्याचारी तो आप लोग नहीं बन पाओगे मेरे साथ, क्या है? ठीक है, तो आप देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि विनम्र आपको चुप रहने के लिए मीटिंग में बोला गया है। अच्छा एक चीज और, मतलब थोड़ा सा हम ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को करना चाहेंगे, एक सेकंड। एनीवेज हमारी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन कंप्लीट हो गई है, तो जो लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग देख रहे हैं आप लोग सोचते रहिए क्या हुआ, ठीक है। एनीवेज तो सेक्शन 29 आपने देख लिया, अनसर्टेनिटी वहां दिया हुआ है। तो आपकी किताब में जो अनसर्टेनिटी दिया हुआ है नॉन एसेंशियल में, वो अनसर्टेन किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है आप इस बात को समझिएगा। पार्टीज अनसर्टेन हो, क्योंकि देखिए अगर 29 आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। मीनिंग मतलब सब्जेक्ट मैटर। तो यहां पे अनसर्टेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आप पार्टीज कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आप इवेंट कह सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर के कॉन्टेक्स्ट में अनसर्टेनिटी की बात नहीं हो रही है। तो जो आपका नॉन एसेंशियल या एसेंशियल आउटसाइड 10 आ रहा है, वो जो सर्टेनिटी की बात हो रही है वो हो रही है इन द कॉन्टेक्स्ट अदर देन द सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर 29 में कवर है, ठीक है। सर सब्जेक्ट मैटर में ही अब अनसर्टेनिटी हो गई, कौन सा ऑयल कितने क्वांटिटी में, दिस इज अनसर्टेन, 329 में कवर हो गया। A agreed to sell B 100 tons of oil. There is nothing where to show what kind of oil was intended. The agreement is void of uncertainty. Section 29, illustration number A, Bayer Act. तो आपकी किताब में क्या दिया है क्या नहीं दिया, देखिए हाँ हम बता तो रहे हैं, ये बेयर एक्ट है, ठीक है, ये बेयर एक्ट हम लेके बैठे हैं यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। और इस बेयर एक्ट में सेक्शन 29 के पॉइंट नंबर ए में ये बात लिखी है। अब देखो मेरी बात समझो, हम बोल रहे हैं हो सकते हैं ये वीडियोस यूट्यूब पे जाएं, तो हम बहुत ज्यादा कोई ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी या कोई बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, पर जो फैक्ट है वो आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि ये बेयर एक्ट में सेक्शन 29 में दिया हुआ है, इसमें अपने को दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 10 में क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट आते हैं, ठीक है, समय नहीं है अपने पास। अब सबसे पहले कॉम्पिटेंट पार्टीज, ठीक है। अब कॉम्पिटेंट पार्टीज आपका कहां दिया हुआ है, सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या कहा है, 3 लोग कॉम्पिटेंट पार्टीज होते हैं। पहला कौन, मेजर, ठीक है। मेजर का मतलब जो माइनर ना हो। मेजॉरिटी की बात कहां लिखी गई है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, साउंड माइंड। अब साउंड माइंड की बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन, नहीं यहीं पे आप लोग गलती कर देते हो, साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है। साउंड माइंड मतलब द पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ रीजनेबल थिंकिंग। सेक्शन 12 में लिखा हुआ है अनसाउंडनेस एट द रेगुलर इंटरवल। समझ में आ रहा है, तो जो इंटरवल पे अनसाउंडनेस हो रही है, मतलब ये रीड विथ सेक्शन 12 होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, रीड विथ सेक्शन 12। 12 में बहुत सिंपल सी बात कही गई है, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे अनसाउंड हो रहे हैं, तो जिस इंटरवल पीरियड पे आप साउंड माइंड के थे उस समय कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिल्कुल वैलिड है। जिस समय आप अनसाउंड नहीं थे, आप गजनी हैं, 15 मिनट के लिए आपको चीजें याद आ जाती हैं, तो आप उस समय क्या रहेंगे, कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कंपिटेंट हैं। फिर आप भूल गए, 15 मिनट बाद आप भूल गए। वैसे आप गजनी नहीं है, आप इस केस में संजय सिंघानिया हैं, ठीक है। तो संजय सिंघानिया अगर आप हैं और 15 मिनट बाद भूल जा रहे हैं चीजों को, तो यहां पे क्या हो रहा है, आप अब अनसाउंड माइंड में चले गए। समझ में आ रहा है, तो सेक्शन 12 समझ में आया। 11 से 12 हम लोग पहुंच गए। अब 11 में एक और बात लिखी गई है, 12 वाला, 12 में बहुत सिंपल सी बात है, जिस टाइम पीरियड पे आप साउंड माइंड के हो उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप कंपिटेंट हो। जिस टाइम पीरियड पे आप साउंड माइंड के नहीं हो उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, आप इनकम्पिटेंट हो चुके हो। कोई सेक्शन नहीं है। साउंडनेस का मतलब है, साउंडनेस का मतलब होता है कि आप रीजनेबल थिंकिंग या फिर
जो एक ऑर्डिनरी पर्सन की एक रीजनेबल थिंकिंग होती है, उस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है। अब तीसरी बात जो इस सेक्शन 11 में लिखी हुई है, दैट इज विद रिगार्ड टू दी लॉ। एनी पर्सन नॉट एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। तो यहां पे एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड, हाँ नॉट, क्योंकि अभी हम लोग बात करें कौन कौन कॉम्पिटेंट है, तो नॉट एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है। तुषार, आप ऑनलाइन क्लास में, आप रहते कहां हो, बनारस के रहने वाले हो कि बाहर के? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट हम कुछ अगर सिर्फ क्योंकि ऑनलाइन में तुम हो, तुम ही सीरियसली टेस्ट पेपर भेजते हो, तो बनारस वाले हो, तो उस हिसाब से फिर हम ऑनलाइन के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करेंगे टेस्ट के लिए। एक बार कंफर्म कर दो, तो बनारस वाले हो तो आई वुड लाइक टू से कि भाई एक दिन आ ही जाओ। और अगर बनारस के बाहर हो, हाँ, तब उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे अच्छे से। एनीवेज दूसरा क्या है, दूसरी बात, कंपिटेंट पार्टीज के बाद दूसरा चीज आता है फ्री कंसेंट। ठीक है। अब ये हमारी सबसे बड़ी जर्नी होती है फ्री कंसेंट में। फ्री कंसेंट में दो बातें हैं, एक जो फ्री कंसेंट एक साथ समझाता है विच इज सेक्शन 14, और एक होता है कंसेंट की मीनिंग। ठीक है, कंसेंट की मीनिंग। ठीक है, दिस इज सेक्शन 30। क्लियर है? व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड, कंसिस्ट एट एडम। यही तो बात याद रखनी है। ठीक है, सेम थिंग इन सेम सेंस। इसके आगे आप लोग जगह बना के लिख लीजिएगा, कंसिस्ट एट एडम। ठीक है, कंसिस्ट एट एडम, ये हमेशा आपको मेंशन करना होगा जब भी फ्री कंसेंट आप समझा रहे होंगे। कंसिस्ट एट एडम जो आपकी पूरी, यार ये पढ़ाने वाली चीज तो नहीं है, रिवीजन होना चाहिए, याद रहना चाहिए ये सब। एडेडम याद आया? ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड। अब सेक्शन 14 में अगर आप जाओगे, यही आपकी कंसेंट सेम थिंग इन द सेम सेंस कब होगी? जब ये विदाउट किन 5 चीजों के, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5। पहला आता है आपका सेक्शन 15, दूसरा आता है सेक्शन 16, तीसरा आता है सेक्शन 17, सेक्शन 18 और फिर 20 से लेके 22। ठीक है, मिस्टेक। अब ध्यान समझिए, 15 में आपका क्या है? 15 बात करता है कोएर्शन की। ठीक है, 15 किसकी बात करता है? कोएर्शन की। कोएर्शन बहुत सिंपल सा है। कोएर्शन में क्या लिखा हुआ है? कोएर्शन इज ऑल अबाउट थ्रेटनिंग। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पे? थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग दो चीजें होंगी, या तो आप थ्रेट कर रहे हो किसी को, या फिर आप कमिट टू थ्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है? कोएर्शन। इसमें दो चीजें हैं। पहला क्या है, आपने क्या किया है? आपने, पहली चीज क्या है? आपने थ्रेटनिंग और कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। ठीक है, आपने कमिट किया है या फिर आपने थ्रेट किया है कमिट करने के लिए। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें भी। दो चीजें कौन कौन सी हैं? ध्यान से समझिएगा। पहला एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। दूसरी चीज क्या है यहां पे? दूसरी चीज है यहां पे अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन। समझ में आ रहा है? अनलॉफुल डिटेंशन या थ्रेटनिंग टू डिटेन, ये भी दो लोगों का हो सकता है। अनलॉफुल, थोड़ा सा राइटिंग उस तरह हो रही है, प्रॉपर्टी सॉरी एक ही होगा, क्योंकि जब आप डिटेन कर रहे हैं किसी इंसान को तो आईपीसी में चला जा रहा है। ठीक है, विच इज, और ये सारा एक्ट कैसा होगा?
दिस ऑल एक्ट विल बी prejudice to the interest of any person. Okay, prejudice to the interest of any person. और उस पर्सन से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब दूसरा आता है आपका सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या क्या आता है, कोई बताएगा? सबसे पहले चीज इंड्यूस, आप इंड्यूस कर रहे हो किसी पर्सन को। दूसरी चीज ये इंड्यूस कर रहे हो बाय यूजिंग डोमिनेंट पोजीशन। तीसरी चीज फिर क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन में आप तीसरी चीज क्या कर रहे होगे? बाय यूजिंग दैट डोमिनेटिंग पोजीशन यू आर डोमिनेटिंग द will of other, you are controlling the will of other person. Detention or threatening to detain, unlawful detention or threatening to detain. बिल्कुल, वो तो बताएंगे अभी ना, चौथा पॉइंट वही होगा। अभी हम लोग तीसरे पे आ रहे हैं ना। तीसरा क्या है? डोमिनेटिंग पोजीशन कैसे यूज कर रहा है? टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। तीसरा पॉइंट क्या होगा? डोमिनेट द विल ऑफ अदर। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा यहां पे? यूजिंग दैट डोमिनेटिंग पोजीशन फॉर द बेनिफिट, फॉर द अनड्यू अनफेयर एडवांटेज, सॉरी, फॉर द अनफेयर एडवांटेज। क्लियर है? हाँ या ना? ये 4 पॉइंट याद रहेंगे आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में। ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये सब चीजों में, ये सब में जैसा दिया हुआ उतने पे ही रहना है। अब डोमिनेटिंग पोजीशन समझाने के लिए ही सेक्शन 16 दो तरीके की बात करता है। सबसेक्शन 2 में कहता है रियल और अपेरेंट अथॉरिटी हो, ठीक है, या फिर पार्टीज फिड्यूशियरी रिलेशन में खड़ी हो। दूसरा कि अगर कोई पर्सन उसकी मेंटल कैपेसिटी टेम्पोरली या फिर परमानेंटली अफेक्टेड है बाय द रीजन ऑफ एज, फॉर द रीजन ऑफ इलनेस, फॉर द रीजन ऑफ डिस्ट्रेस, बॉडी और मेंटली डिस्ट्रेस, उस केस में जो उसका केयर टेकर होता है उसको भी हम कहते हैं कि ही इज इन दी पोजीशन ऑफ डोमिनेटिंग दी विल ऑफ अदर। डोमिनेटिंग पोजीशन में वो है। तो डोमिनेटिंग पोजीशन को समझाने के लिए हम क्या समझाएंगे? सबसेक्शन मतलब 16 का 2, ठीक है। 16 का 1 में ये सारी बातें रहेंगी, जो 4 बातें यहां पे लिखवाई गई हैं, चारों बातें आपने लिख ली। अब आइए फ्रॉड पे। फ्रॉड का मतलब होता है, सबसे पहली चीज, अगेन फ्रॉड का मतलब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि भाई इंड्यूसिंग। अब इंड्यूस क्यों कर रहे हैं? टू डिसीव, ठीक है। इंड्यूस क्यों कर रहे हैं? टू डिसीव। और वो डिसीव किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं? टू मेक श्योर दैट द अदर पर्सन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग नेक्स्ट 5 पर्टिकुलर एक्ट। कौन कौन से एक्ट हैं? नंबर 1 फॉल्स सजेशन, नंबर 2 एक्टिव कंसीलमेंट, नंबर 3 प्रॉमिस made without the intention of performing it, number 4 act fitted to be deceived, मतलब वो काम ऐसा है which is neither of the first 3, मतलब वो ना ही प्रॉमिस है, ना ही वो क्या है एक्ट, ना ही वो एक्ट प्रॉमिस है, ना ही वो एक्ट और क्या है किसी तरह का कंसीलमेंट है, ना ही वो एक्ट क्या है फॉल्स सजेशन है। वो एक्ट क्या है? वो एक्ट इन तीनों के अलावा भी किसी नेचर का एक्ट है विच इज फिटेड, मतलब इसका पर्पस क्या था? टू डिसीव अदर पर्सन। इसके बाद 5वां पॉइंट क्या आता है? एनी एक्ट और ओमिशन विच एनी अदर लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। किसी और लॉ में उस बात को फ्रॉड कह दिया गया है तो यहां पे भी फ्रॉड मान लिया जाएगा। क्लियर है? सर हम किसी को यूज कर रहे हैं बाय अस प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं स्मार्टफोन और तो अगर वो खराब हो तो हम पे केस कर सकता है। सॉरी, हम पे केस कर, प्रोडक्ट खराब हो तो हम पे केस कर देगा कि हमने उसको यूज किया था। बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे सेक्शन 19 में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो है बट इट कैन बी डिक्लेयर टू बी अ वॉइड बाय वन पर्सन एट द ऑप्शन ऑफ वन पर्सन। हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन। 16(1) में बताए गए चारों पॉइंट, फिर 2 में बताया गया है आपका डोमिनेटिंग पोजीशन क्या हो सकता है, ठीक है। 3 भी एक है, 3 में ही बताया है वेयर अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर
enter into a contract with him and the transaction appear on the face of it or on the evidence adduced to be uncontestable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person in the dominating position. तो 3 बस आपका बताता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एविडेंस कि भाई किसको प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है। वैसे आपको एक मजेदार प्रोविजन बताते हैं एविडेंस लॉ, अगेन a little bit outside the scope of your syllabus। एविडेंस लॉ का सेक्शन 101 है, मतलब 101, उसमें लिखा हुआ है प्रूविंग, जब कोई लॉ साइलेंट होता है किस मैटर पे क्या प्रूव करना है, किसको प्रूव करना है, तो हमेशा प्रूविंग का बर्डन उसके ऊपर डाल दिया जाता है जिसने रिलीफ क्लेम किया है, जो उसमें कोर्ट से किसी तरह रिलीफ चाह रहा है, प्रूव वो करे। अब आप सोचिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल का कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है वो, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेसिफिक प्रोविजंस विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर दी जनरल प्रोविजन। वो जनरल प्रोविजन है कि भाई जिसको रिलीफ चाहिए वही मांगेगा, हमेशा वही प्रूव करेगा अपनी बात को। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको थप्पड़ मार दिया और आप जा रहे हैं बाहर क्लेम करने की मेरी भाई बड़ी डिफॉर्मेशन हुई है, तो आपको प्रूव करना है कि हमने थप्पड़ मारा है कि नहीं, और मारने से आपकी बेइज्जती हुई है, दोनों बातें, ठीक है। ऐसा नहीं हर आदमी थप्पड़ खाएगा वो बेइज्जती होगा, तो अभी ये है। बट यहां पे क्या कह दिया गया है, अगर हम आपके ऊपर एक डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ठीक है, हम अ फैकल्टी है एंड आई एम हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ बहुत लिटिल बिट आप लोग के ऊपर बहुत थोड़े बहुत मेरा डोमिनेटिंग पोजीशन है, हमने उसको यूज करके आपके संग कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने बाद में जाके क्या कह दिया, क्योंकि ये ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि हियर आई एम अ फैकल्टी यू आर अ स्टूडेंट, ऑन द फेस ऑफ इट इज अपीरेंट ना कि आई एम हैविंग अ डोमिनेटिंग पोजीशन, यस और नो। तो यहां पे अगर आप बाहर जाके कह देते हैं कि नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं मानेंगे, द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी अपॉन मी बिकॉज आई एम इन दी डोमिनेटिंग पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो लॉ यहां पे इसीलिए इसको सिर्फ इसी प्रोविजन में एकदम अलग से मेंशन कर दिया है, आगे किसी और प्रोविजन में मेंशन नहीं किया है। क्लियर है? पक्का? इसके बाद फ्रॉड में एक और बात आपको हमेशा याद रखनी है, मेयर साइलेंस विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अनलेस देयर इज द ड्यूटी टू स्पीक। ठीक है, यह आपके सेक्शन 16 के सारे पार्ट कवर है। सेक्शन 16 में कोई क्वेश्चन आप लोग का और है? 17 ठीक है। फिर 18 आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। 3 बातें हमें याद रखनी है इसमें। पहली चीज, जब भी मिसरिप्रेजेंटेशन समझा रहे हैं इसमें यह लाइन हमेशा मेंशन करेंगे, देयर इज अ लैक ऑफ इंटेंशन टू इंड्यूस, क्योंकि ये बात भले ही प्रोविजन में नहीं लिखी हुई है मगर ये बात आपको सेक्शन 18 में हमेशा मेंशन करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर मोर क्लियर। क्योंकि हमेशा अगर आप लिख रहे होगे कहीं ना कोई ऐसी लाइन लिखोगे जो मैच करके आएगी किससे? फ्रॉड, और फिर आप फंस जाओगे, फिर आप गंदा वाला फंस जाओगे। तो इसीलिए पहले लाइन में मेंशन कर दो कि भाई देयर इज अ लैक ऑफ इंटेंशन टू इंड्यूस। जब आप इंटेंशन एलिमेंट हटा दिए, इसका मतलब है आपकी लिखी हुई कोई बात में इंटेंशन नहीं है, और इसका मतलब है जब इंटेंशन नहीं है तो वहां पे क्या हो गया? मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, फ्रॉड नहीं। हाँ, डिसीव बेटर है, लैक ऑफ इंटेंशन टू डिसीव। ठीक है, अब 3 पॉइंट है इसमें। पहला रॉन्ग फैक्ट, ठीक है, पहला क्या? रॉन्ग इंफॉर्मेशन। देखिए हमने उसमें क्या लिखवाया था? फॉल्स सजेशन। यहां हम क्या लिखवा रहे हैं? रॉन्ग सजेशन। दोनों में अंतर क्या समझ लीजिए। फॉल्स सजेशन जब हम लिखवाते हैं तो फॉल्स सजेशन का मतलब यह है कि यू नो दैट व्हाट इज ट्रू येट यू आर गिविंग अ फॉल्स सजेशन, दैट विल बी फ्रॉड। रॉन्ग सजेशन मतलब इवन यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर। इसको अगर पूरी लाइन लिखनी होगी तो आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव असर्टेशन इन द मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन मेकिंग इट। ठीक है, अब ये तो इसे कॉम्प्लिकेटेड लाइन हो जाती है, तो सिंपल सी लाइन क्या है? रॉन्ग सजेशन। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि अ सजेशन विच द पर्सन हु इज गिविंग दैट सजेशन और इंफॉर्मेशन बिलीव्स टू बी ट्रू। उसकी खुद की बिलीव क्या है? वो सच है, मगर फिर भी वो गलत है, तो वहां पे क्या हो गया? मिसरिप्रेजेंटेशन। उसके बाद दूसरा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच without the intent to deceive, gain or advantage, gain an advantage of the person committing it. और तीसरा क्या है? causing however innocently a party to an agreement to make mistake as the substance of the thing which is subject to the agreement. ठीक है, causing however innocently to make a mistake. अच्छा, यहीं पे एक डाउट आप लोगों के दिमाग में ड्यूरिंग दी क्लासेस भी बहुत आया, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप प्लीज 18 के सबसेक्शन 3 को देखिए क्या कह रहा है यहां पे। कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली
a party to an agreement to make a mistake as to the substance of a thing which is subject to an agreement. मेरी बात ध्यान समझिए. A substance of a thing which is subject to the agreement. जो एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर, जो सब्सटेंस है, उसके रिगार्डिंग आप मिस्टेक कर रहे हो, तो आप कहोगे सर कायदे से तो ये मिस्टेक मतलब सेक्शन 20 से 22 के बीच में आना चाहिए. भाई मेरे मिसरिप्रेजेंटेशन में क्यों आ रहा है? बिकॉज दिस मिस्टेक, नाउ हियर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दी मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक. ये जो मिस्टेक है वो क्यों कमिट हो रही है? बिकॉज वन पर्सन इज कॉजिंग द अदर पर्सन टू डू अ मिस्टेक. आप अपने मन से गलती नहीं कर रहे हो, अगला मिस्टेक आपसे करवा रहा है, और ये किस तरह से करवा रहा है? इनोसेंटली, इवन ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट. तो ये क्या हो गया? मतलब अ मिस्टेक इज द मिसरिप्रेजेंटेशन इफ इट इज कॉज्ड बाय द अदर पर्सन. It is caused by you, but it is like initiated या it is influenced by the other person. समझ में आ रहा है? देखिए सिंपल सी बात है. Let's say ये examples are very confusing source of information at times. आप इसको इस तरह समझिए. Let's say if you want to enter into a contract, let's say you want to buy a house. We will take this example. ठीक है, you want to buy a house. This is an agreement, and I am the agent of the owner. आप वहां आए, आपने पूछा कि सर यहां पे let's say इलेक्ट्रिसिटी कितने देर आती है, और हमने कह दिया अरे आपको इलेक्ट्रिसिटी की चिंता नहीं करनी है, लगा हुआ है सोलर, but that solar panel was not in working. This is a mistake. But आपको ये मिस्टेक करने के लिए कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? नाउ आई एम कॉजिंग, एंड इवन आई एम इनोसेंट, मेरे को लगा हुआ चलता ही होगा, बट इट इज नॉट वर्किंग. तो आई एम द वन हु इज इन्फ्लुएंसिंग यू. आई एम मेकिंग श्योर दैट आप ये मिस्टेक करो. यहां पे क्या हो गया? ये मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन. आप आए, आपने खुद से देखा सोलर पैनल लगा तो बिजली की चिंता ही नहीं होगी. आपने कॉन्ट्रैक्ट में देखा इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स, और आपने वहां पे अज्यूम कर लिया क्या कि सोलर पैनल से आ रहा है, जबकि बिल्डर ने कभी सोलर पैनल वहां पे इसके लिए लगवाया ही नहीं था. तो यहां पे क्या हो गया? मिस्टेक. अब ये मिस्टेक बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है, उस ट्रांजैक्शन में हम लोग चेक करेंगे. यूनिलैटरल होगा तो डजंट मैटर, बायलैटरल होगा तो वॉइड. समझ में आ रहा है ना? चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर है. अब हम लोग आते हैं 19 पे. 19 बहुत सिंपल सी बात करता है. एनी एग्रीमेंट विदाउट प्री कंसेंट इज वॉइडेबल. 19A और 19 आपको याद रखना होगा. देखो यहां पे जो गैप है वो किसके बारे में है? 19 और 19. 19A स्पेसिफिकली किसके लिए है? अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए. ठीक है, और बाकी 19 किसके लिए है? रिमेनिंग 3 के लिए. अच्छा, आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए ना कि सर ये रिमेनिंग 3 के लिए 19 और 19A ऐसा अलग अलग क्यों? क्योंकि रिमेनिंग 3 में प्रूविंग वाली बात कहीं नहीं लिखी है. 19A में प्रूविंग वाली बात लिखी कि प्रूफ किसको करना है कि देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो डोमिनेंट पोजीशन. और नॉर्मल बाकी तीनों में कौन सा रूल लग रहा है? जिसको रिलीफ चाहिए, दैट मींस द अदर पार्टी. समझ रहे हो कि नहीं? तो वहां पे वॉइडेबिलिटी का टाइम भी बदल जाएगा, सिचुएशन भी बदल जाएगी, इसलिए दो अलग अलग सेक्शन भी है. अगर आप रीड भी करोगे, यहां लिखा हुआ है when consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of a party whose consent was so caused. जबकि अगर आप 19A पढ़ोगे, यहां पे लिखा हुआ है when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is voidable. It is a contract voidable at the option of a party whose consent was so caused. Any such contract may be set aside absolutely, or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and condition as the court may seem just. ठीक है, खैर ये भी बातें लगभग सेम है. तो बेसिकली इसको एक अलग से बनाया इसलिए गया इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि यहाँ पे तो जो टाइम में चेंज आ रहा है उस चेंज को हम लोग यहाँ पे नेगोशिएट कर पाए. ठीक है, इसके बाद 20 आ जाइए. 20 क्या है? मिस्टेक, जहां बोथ पार्टीज होंगी. 20 टॉक्स अबाउट दी बायलैटरल मिस्टेक. Both parties are under mistake. 20 talks about the bilateral. लिख लो, 20 talks about the bilateral mistake. क्या हो जाएगा वो? Void. 21 talks about the mistake of law. तो mistake of law अगर Indian law की mistake है, it amounts to no mistake. Foreign law की mistake है, it amounts to the mistake of fact.
अगेन उस पे दोनों लोग अगर गलत हैं तो क्या हो जाएगा, वॉइड। अगर एक पार्टी गलत है तो क्या हो जाएगा, नथिंग, वैलिड। सेक्शन 22 लिखा है साफ साफ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेनली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टी टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्या होगा विनम, नींद आ रही है, अच्छा पढ़ रहे हो, चल यहां तक क्लियर है। एक बार फटाफट यहां तक देख लो, हम बस 2 मिनट का ब्रेक आप लोग को दे रहे हैं, आप यहां तक देख लो। मेरे स्टूडेंट हो मतलब क्या, चलो यहां के बाद अब हम लोग सेक्शन 23 देखेंगे। तो 23 को हम बड़े इंडिपेंडेंट तरीके से लिख रहे हैं, हमने 23 को किसी और प्रोविजन के साथ नहीं लिखा है। रीजन बीइंग 23 अपने आप में बहुत बड़ा एक सेक्शन है, इससे अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहां बात कर रहा है किसकी, आपके 2 चीजों की, कंसीडरेशन, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, अनलॉफुल होगा अगर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा। अच्छा इसके पहले एक हेडिंग डाल लो, ये आपका पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा 3। पहला क्या था, कॉम्पिटेंट पार्टीज, दूसरा क्या था, फ्री कंसेंट, ये तीसरा पॉइंट आ गया, क्या आ गया, एग्रीमेंट्स विच आर नॉट डिक्लेयर टू बी एक्सप्रेसली वॉइड। आपका एसेंशियल एलिमेंट इन ऑर्डर टू चेंज एन एग्रीमेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन ऑर्डर टू चेंज एन एग्रीमेंट, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एन एग्रीमेंट, या व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए, दोज एग्रीमेंट्स विल नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है। तो एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ठीक है, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। अब एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो इसमें कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो एक्सप्रेसली वॉइड है, उसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे, वैलिड। तो कौन कौन से वॉइड होंगे, पहला है कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, ये क्या होगा, वॉइड। ये है सेक्शन 23 में। अब कौन कौन से अनलॉफुल चीजें होती हैं उसके लिए हमें क्या समझना है, सबसे पहला क्या है, फॉरबिडन बाय लॉ। दूसरा क्या है, अब पब्लिक पॉलिसी आखिरी में आएगा। इसके बाद क्या है, इफ परमिटेड देन डिफीट एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, इसके बाद फिर क्या आएगा, फ्रॉडुलेंट, क्या हुआ विनम्र, कौस्तुभ से पूछ रहे हैं हम क्या हुआ, बताओ विनम्र क्या हुआ कौस्तुभ को, क्यों इतनी बात कर रहा है। अच्छा एक तुमने अच्छा क्या, तुम्हें पूछ लिया, ये सबके लिए एक्सपीरियंस होगा, तुमको अभी हुआ है, बहुत लोगों को एग्जाम में होगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा होगा, ठीक है सर, ये क्या, ये तो कभी सुना ही नहीं है, ये आप सबके साथ होगा। व्हाट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ मना करता है, अरे आंसर तुम्हें नहीं देना है, सिर्फ क्वेश्चन में सुनना है, व्हाट इज फॉरबिडन बाय लॉ। क्या है? एनीवेज, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और आखिरी क्या है, अपोज टू, देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी ब्राह्मण्स एंड पंडित्स, अगर आप किसी बड़े मंदिर में चले जाएंगे जहां पे पूजा पाठ है और इस तरह होती है, 5-6 पंडित जी लोग एक साथ बैठ के मंत्र पढ़ रहे होंगे, ऐसे ही सिनारियो होता है, वो अपने मंत्र बोल रही है, अपने मंत्र बोल रहा है,
अरे बकायदा लड़ाई सेम ही है, पता है मंत्र कौन से अलग होते हैं, पंडित जी लोग तो सेम मंत्र बोल रहे होते हैं। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पंडित जी लोग, हम ऐसा नहीं उनकी कोई इंसल्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं आप लोग का बीच में वही माहौल बना हुआ था। लड़ाई नहीं सर, आप एक दूसरे की आवाज देखिएगा, लगेगा एक दूसरे को डांट रहे हैं। एनीवेज ठीक है, एनीवेज हो गया है। They defeat, then defeat any provision of law. सर दिया तो सारी चीज किताब में है ही, और जिस तरह मेरा टीचिंग स्टाइल रहा है थ्रू आउट द इंटायर सेशन, मेरे सब्जेक्ट में तो रिवीजन की मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वरना क्लासेस में पढ़ाते वक्त भी हम एक टॉपिक को इतनी बार बोले हैं, जो क्लासेस अटेंड किया है वो बोर हो चुका होगा ये सब देखते देखते। हाँ जी सर, नहीं मेरे क्लास में नीट बहुत कोई मतलब विद्वान मान लो तुम्हारे घर में 10 किलो चावल राइस आ रखा है, बट तुम्हें लग रहा है कि सर अगले महीने हो सकता है बासमती आ जाए, तुम अभी खा जाओगे 10 किलो पूरा, हो तो ना, जितना एब्जॉर्ब होता है तो रहेगी ना साथ। हम कह रहे हैं कि क्या आज ही खा लेगा पूरा, थोड़ा सा जितना एब्जॉर्ब शरीर कर पाए, हाँ कि नहीं। दो तरीके हैं, या तो उठा के फेंक दो बाहर, उठाओ बाहर फेंक दो। सर 100 ग्राम से ऊपर अगर आप खा रहे हैं, ऐसे तो कोई खा नहीं सकता है 100-200 मतलब एक दिन में 100 ग्राम दिन में खा लिए हो जाएगा। रिवीजन करो तुम खाने की। 300 दिन तीनों टाइम, इतना तो चावल में जो घून होते हैं ना, घून, यू नो अबाउट घून, घून इतना चावल वो भी नहीं खाते हैं। वैसे अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक बता दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मेरी क्लास में सिर्फ लॉ की नॉलेज मिलती, डिवीजन क्लास में भी आउटसाइड द लॉ नॉलेज मिल जाती है। अगर आपको घर में ऐसा कोई चावल आ रखा है जिसको आपको खाने का मन नहीं कर रहा है, उसको पिसवा दो, इडली या फिर डोसा बन जाएगा उसका, एंड दैट इज द इजीएस्ट वे टू कंज्यूम ऑल दी। बताया क्यों नहीं, तब क्या देखने लगे 300 ग्राम रोज खाएंगे। सर ये भी एक जगह सीखने वाली चीज है, एग्जाम में आता सब होगा, एग्जाम में आता सब होगा, पढ़ा सब होगा, कर नहीं पाओगे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। सर चिंता मत कीजिए, तुम मंजलिका क्यों बन रहे हो? चलिए 24 में बात कर रहा है किसकी? अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, वही चीज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी मानेंगे जिसको कोर्ट मानेगी, ठीक है। अपने मन से कुछ भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए सेक्शन 24 में क्या कहता है, अगर पार्ट में अनलॉफुल हो, ठीक है, तो जो पार्ट अनलॉफुल है उसको हम क्या कहेंगे, जो पार्ट लॉफुल है उसको क्या कहेंगे हम लोग, एग्जाम से एक ही चीज पढ़ता है, forbidden by law, opposed to public policy, opposed to public policy। भावना नहीं, भाव्या ऐसा करो, forbidden by law। अरे रुक जाओ, भाव्या को आंसर करने दो, क्या क्वेश्चन किया है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और परमिटेड देन डिफीट फॉरबिडन बाय लॉ, क्या अंतर है? अरे आंसर करे तो फिर पूछे जा रहे हो, बोले तो।
पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है और उसको कोर्ट ने कहा है। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। वो मीम याद आ गया मेरे को, क्या होते हुए पूरी दुनिया का एक सीन दिखाने लगता है। ठीक है, चलिए। पब्लिक पॉलिसी में ये हमेशा पब्लिक सर्विसेज का ही दिया जाता है, तो प्राइवेट सर्विस में नहीं हो सकता ऐसा अप्रोच को बिल्कुल हो सकता है। दिया रहता है 2-3। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जो इस बार एग्जाम में 100% आएगा, कंसीडरेशन। सेक्शन 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। ठीक है, अब इसके 3 एक्सेप्शन है, तो पहले क्या लिख लेते हैं हम लोग? एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन क्या हो जाएगा? अब इसके क्या है एक्सेप्शन? पहला एक्सेप्शन कोई बताएगा मेरे को फटाक से? एक्सेप्शन नंबर 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन लिखकर रहोगे, टीचर उतना ही लव एंड अफेक्शन नंबर काट देगा। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड इन राइटिंग, पार्टीज मस्ट बी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, दूसरा क्या है? रजिस्टर्ड एंड राइटिंग, तीसरा क्या है? पार्टीज मस्ट बी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक्सेप्शन क्या है? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मेरे को लगा है कोई ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही है, जिस ट्रेन की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो भी आ रही है। ऐसा तो नहीं पार्ट टाइम में जॉब तुम करते हो, स्टेशन तुम्हारी आवाज चल रही है। ठीक है, तीसरा क्या है? टाइम बार्ड। ठीक है, टाइम बार्ड डेथ में भी फिर क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट? सोच के बताओ, रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड की बात नहीं कहा है वहां। ठीक है, टाइम बार्ड। इसके अलावा अब पास वॉलंटरी सर्विस में पास हो गया, वॉलंटरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा तुमने कहा है कि ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद टाइम बार्ड डेथ में आपका क्या है? रिटन एंड साइन, रिटन एंड साइन। यहां पे क्या आ जाएगा? रिटन एंड साइन। अब इसके अलावा एक और बात है, वैसे 3 बातें और हैं। पहला क्या है? गिफ्ट एक्चुअली मेड, गिफ्ट एक्चुअली मेड। दूसरा क्या है? अंडर सेक्शन 185 एजेंसी। और तीसरा क्या है? ठीक है, अब तुम 7वां बताओ, 7वां क्या था तुम्हारा? चैरिटी। ठीक है, अब ये दोनों बातें आपको सेक्शन 25 में मिल जाएंगी। ये दोनों बातें तुमको अदर देन द सेक्शन 25 में रहेंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 और 2 आपका इन दोनों बातों के नहीं, एक्सप्लेनेशन 1 सिर्फ बेसिकली ये सीए वाली बात यहां मिलेगी आपको। ये कहां मिलेगी? एक्सप्लेनेशन 1 में। ये तीनों कहां के लिए है? कहीं दूर से, अलग अलग प्रोविजन से। क्लियर है सर? अब इसके बाद 3 प्रोविजंस एक साथ हमें याद रखने हैं एग्जाम में। इन तीनों प्रोविजंस का एक हेडिंग डाल लीजिए, रिस्ट्रेन। 3 चीजें हैं। पहला किसके बारे में रिस्ट्रेन की बात करता है? दूसरा ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस। तीसरा लीगल। इन तीनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला क्या है? सर ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस। ठीक है, वैसे तो मैरिज के लिए कोई बस माइनर है। ठीक है, मैरिज में क्या है? ठीक है, ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस में आपका सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है?
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हमें बस पहला हेडिंग क्या याद रखना है, हाँ जी सर, पब्लिक पॉलिसी में दिया मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट और इसमें है रिस्ट्रेन होता है, दोनों में अंदर क्या होगा? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में दिया हाँ जी सर, ये है सेक्शन 26 दोनों में अंतर नहीं लग रहा है। ये एग्जांपल आपका आगे बेइज्जती करना है। नहीं नहीं, बेइज्जती का आंसर दे दिया, वो मैरिज ब्रोकरेज कमीशन यही लिखा है। हाँ, ब्रोकरेज एग्रीमेंट, ठीक है। ब्रोकरेज क्या होता है, व्हाट इज ब्रोकरेज? काइंड ऑफ अ कमीशन, ठीक है। आप शादी कराने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं, दैट इज अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। अब आप कहोगे सर इसमें मैरिज ब्यूरो वाले, मैरिज ब्यूरो फीस लेती है सर्विस का, दे डू नॉट टेक मनी ऑन दी अकाउंट ऑफ मैरिज। Site.com आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का फीस लेती है, शादी कराने का नहीं। ऐसा नहीं कि आपको वहां पे कोई मिल गया और आप उससे शादी कर रहे हैं तो अलग से पैसा मांगने आ जाएगी। हो सकता है आपको कोई ना मिले प्रीमियम लेने के बाद भी, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो उस तरह के एग्रीमेंट क्या होते हैं, अप्रोच टू पब्लिक पॉलिसी। ये ऐसा क्यों हो रहा होगा सोचिए लॉजिकली। लेट्स से आपने अभी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बहुत हम जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे अभी भी इंडिया में ऐसा होता है कि फैमिलीज या लोग पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है पैसे दो, हमारे यहां भाई जो भी लड़की है उसको आप लेके जाओ शादी करना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को अब हम पैसे तो ले लिए हैं, बाद में भाई हमें नहीं भेजना हुआ, तो क्या वो मेरे ऊपर इन्फोर्स करा सकता है? सर इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। शादी कराने के लिए कोई ब्रोकरेज नहीं होती है सर, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जबकि रिस्ट्रेंट टू इसमें क्या है, रिस्ट्रेंट टू मैरिज में क्या है, शादी करने से रोक रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? इसके बाद तीसरा क्या है, लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट भी आप किसी तरह का रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शन है जैसे कि आर्बिट्रेशन में भेजना, ठीक है। इसके बाद 29 किसके बारे में बात करता है, अनसर्टेनिटी ऑफ इसके बाद सेक्शन 30 किसके बारे में बात करता है, क्या होता है वेजरिंग, क्या होता है वेजरिंग? पहली चीज तो सर वॉइड होता है, सारी बातें हटाइए एक तरफ। दूसरी बात क्या है, एग्रीमेंट मेड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक्सेप्शन जो लिखा है उससे पूछ लो। इंटरनेट खेल रहा है इस समय, इंटरनेट कह रहा है बस सर आप पढ़ा लिया, अब इससे ज्यादा मत पढ़ाइए, इससे ज्यादा हम नहीं चल पाएंगे। एनीवेज, आपका गुडविल और क्या दिया हुआ है, सर्विस, एलएलपी अगर था तो जो पार्टनर्स के ऊपर लगता है। बेसिकली आपकी किताब में 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। तुमको बस पता रहना चाहिए एग्जाम में किससे नहीं पूछना है। अब पता नहीं, अब तो हम बातों को डरा नहीं रहे हैं, ठीक है, हम किसी से डरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कहीं डिमोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं। मेरे अंदर से इस बार की फीलिंग इस तरह आ रही है, इस बार का पेपर आप लोग को सरप्राइज करेगा। मेन पेपर, मेरे पेपर उसी अकॉर्डिंग बन रहे हैं। हमें अंदर से फील आ रही है, हमें बस हम अपना इंस्टिंक्ट बता रहे हैं। सरप्राइजिंग, हम कभी नहीं कह रहे टफ होगा।
सर देखिए बात, ऐसी फीलिंग थी कि हम लोग को जिस दिन लाइक अब कह लीजिए कि जवान पे सरस्वती बैठी रहती हैं या जो भी हो, माता सरस्वती ऐसी बैठी रहती हैं कि जो बोल देते हैं वो कभी कभी हो जाता है। सरप्राइजिंग हम बोल रहे हैं, तब कह रहे हैं कि टफ होगा या इजी होगा, हम सरप्राइज करेगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन कुछ इस स्टैंडर्ड के आए या जो अनएक्सपेक्टेड पैटर्न आए या कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हो, और आप पढ़ के गए हैं, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपको आ रहा हो। इजी और टफ तो बस इसी बात पर डिपेंड करता है ना। नो पेपर इज टफ, इजी और टफ। ज्यादा ट्विस्टेड हो सकते हैं इस बार, और हो सकता है आप लोग ट्विस्टेड। चलिए हम अपनी बस एक इनर इंस्टिंक्ट बता रहे हैं भाई, पेपर में जो आएगा आपको पता ही है। बस ये है कि पेपर में बहुत ऐसे ट्विस्टेड या बहुत अजीबोगरीब टाइप के सरप्राइज हो गए पेपर देके कि अरे ये कैसा आ गया, तो ये मत सोचिएगा कि अनुराग सर ने बताया नहीं था। It will surprise the entire India. No faculty can predict that kind of a paper. नहीं डिमोटिवेट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आप लोग कर सकते हैं, आप लोग सब कुछ पढ़े हैं। अरे हम बोल रहे हैं हम मोटिवेट कर लें, आप लोग खुद ही कोई दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, मेरी जरूरत ही नहीं है क्लास में। सिंपल सी बात यह है कि हम आप लोग पे इतना विश्वास रखते हैं कि आप में से सभी लोग हर क्वेश्चन को दे सकते हो आंसर, ठीक है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे। आप लोग सब कुछ पढ़े हो, लिटरली हर एक हेडिंग, हर एक पॉइंट, हर एक सेक्शन, हर एक केस पढ़ के जा रहे हो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग जो लोग बहुत लीनियंट होकर मोबाइल में स्कोर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं तब? स्कोर बना रहे हैं सर, क्या है? तो मतलब इन्हीं लोगों के लिए देखो, बार बार कहते हैं कि पेपर में सबको पास नहीं होना है, ये एक शास्त्र सच्चाई है, आप मानिए या ना मानिए। बाकी 1.5 घंटे में क्या कर रहे थे? चलो वेगिंग पे आ जाते हैं हम लोग। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर आर वॉइड एंड नो सूट्स शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एल्स टू बी वन और on any wager or interested to any person to abide the result of any game or other uncertain events on which wager is made. What is wager? ये पूछे हैं हम। जो भी किसी भी पार्टी क्या हुआ? क्यों? पेट्रोल में क्या होता है वेगर में, बता दो पहले, जल्दी खत्म करें हम। Any kind of a stipulation on the basis of any transaction which is uncertain in future and which have to be take place in future, and there is a chance, equal chance of winning and losing, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए कंटीजेंट पे फटाफट। हाँ जी सर। सेक्शन 28 का एक्सेप्शन 2 कहता है सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी अराइजन, यही है ना। नॉर सेल दिस सेक्शन रेंडर इलीगल एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय विच 2 or more person agreed to refer to arbitration। अरे बताया तो था तुमको भी है। देखिए अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी केस, ये बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, मेरी गलती नहीं है। ऑनलाइन में तुषार के लिए मेरे को थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि बार बार ये अनम्यूट हो जा रहा है जब भी लॉगिन हो रहा है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा, कोई भी केस ऐसा है, ठीक है, विच इज रेफर टू दी आर्बिट्रेशन, और कोई भी क्वेश्चन उनके बीच में ऐसा रेज हो रहा है जो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ रहा है, उसको डील किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद दी आर्बिट्रेशन एक्ट। यहां लिखा हुआ है ना, और अफेक्ट एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग अराइज एज रेफरेंस टू दी आर्बिट्रेशन। तो जो आर्बिट्रेशन के लिए बना हुआ लॉ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और किसी लॉ को नहीं देखेंगे। इसी तरीके से एक्सेप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि भाई दिस सेक्शन shall not render illegal or a contract in writing by which any bank or financial institution stipulate a term
in guarantee or any agreement making the provision for guarantee for extinguishment of any right or discharge any party thereto from any liability under or in respect of such guarantee or agreement on expiry of a specified period which is not less than 1 year from the date of occurring or non-occurring of a specified event for extinguishment of or discharge of such party from the said liability. अगर बैंक ऐसा कोई एग्रीमेंट या फाइनेंशियल, कई बार होता क्या है, इसको बेल आउट एग्रीमेंट भी कहते हैं. आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं. इनफैक्ट आपका ये पॉइंट यहां आया, कल रात को ही ये इवेंट हुआ है पूरे वर्ल्ड में. एक पर्टिकुलर एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में, FTX, ठीक है, और एक दूसरा एक्सचेंज है बाइनेंस. बाइनेंस का जो ओनर है वो, मतलब कहा जा रहा है कि वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में कभी भी आ सकता है. बहुत तगड़ा पैसा उसके पास है. इनफैक्ट एलन मस्क को भी ट्विटर बाय आउट करने में उसने बड़ी हेल्प की है. तो एलन मस्क को जो हेल्प कर रहा है, समझ सकते हैं कितना पैसे वाला होगा. उसने मार्केट मैनिपुलेशन करके, बहुत क्लियरली हम बोल रहे हैं, मैनिपुलेट करके FTX एक्सचेंज को एकदम तबाह कर दिया. और जब वो इंसॉल्वेंसी के कगार पे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनका टोकन, उनकी शेयर वैल्यू, मतलब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 70% गिर गई. $22 से गिर के $2 पे आ गई. कल रात को $22 से लेके $2. जो $15 पे खरीदा वो भी लुट गया, जो 10 पे खरीदा वो भी लुट गया, जो 8 पे खरीदा वो भी लुट गया. ये उसके सपोर्ट लेवल थे. अब कहानी यहां क्या आती है, तभी अनाउंसमेंट आती है कि बाइनेंस इज बाइंग, मतलब बाइनेंस ने बेसिकली एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया है टू बाय दी FTX. अब वो FTX को बाय कर लेगा. अब जो FTX का ऑनर है सैम, क्या वो कोई काम कर पाएगा सेम क्रिप्टो करेंसी फील्ड में? इट इज अ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ अ बिजनेस, यस और नो? इसी तरीके से क्या वो पर्टिकुलर पर्सन किसी तरह की लीगल प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा ऑन द बिहाफ ऑफ FTX? बेल आउट की पहली कंडीशन ही CJD रखेगा कि भाई आप लीगल प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट इनिशिएट नहीं करोगे. तो यहां पे ये क्या हो रहा है, इट इज अ काइंड ऑफ रिस्ट्रेन ऑन लीगल प्रोसीडिंग ऑल्सो, बट ये अलाउड है, ये बिल्कुल अलाउड है. इसी तरीके से बैंक, अब क्योंकि इंडिया में क्रिप्टोज आर नॉट राइट नाउ लीगल, तो ये एग्जांपल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं. सर यहाँ पे स्मगलिंग पे भी टैक्स लगता है, स्मगल गुड्स भी पकड़े जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा. इसका ये मतलब नहीं स्मगलिंग लीगल है, टैक्स है सर. पेनल्टी अलग से लगाएंगे, जेल अलग से भेजेंगे, टैक्स लगेगा. इंडिया में हर एक चीज पे टैक्स लगता है, जो लीगल है इलीगल है. इंडिया में पैसे से मतलब है इस समय. मेरी बात बस इतना आप समझ रहे हैं यहां पे कि यहां पे बैंक भी अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करे जहां पे किसी को डिस्चार्ज किया जा रहा है या किसी का राइट या लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं कर पाएगी वो पार्टी जिसके राइट्स को हम लोगों ने क्या किया है, एक्सटिंग्विश किया है या उसको डिस्चार्ज कर दिया है. क्लियर है? कोई डाउट? ये सब प्रोविजंस क्लास के बीच में नहीं आए थे, मतलब इतने डिटेल में तो नहीं आए थे. ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आइए. आज के क्लास में कंटीजेंट विल बी अवर लास्ट टॉपिक. तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 31 डिफाइंस कंटीजेंट, 32 से लेके 36 तक किसके बारे में बात हो रही है, अलग अलग हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट. रुक जाओ, बॉटल गिरी है. रुक जाओ, बॉटल नहीं मिल रही है. अब मिली. पूछिए. हाँ जी सर, पूछिए, क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बताइए. ऐसा लगा है कि एक मीटिंग और बुलानी पड़ेगी क्लास में, 3-4 लोगों को. एक और का मतलब क्या है, जिनको पहली बार बुलाया जाएगा उनके लिए तो फिर पहली मीटिंग होगी ना. एक और का मतलब भी है जो लोग हो चुके हैं. तो ये हाथ खड़ा करने का मतलब है कि सर हम नहीं आएंगे, मेरा हो चुका है. सर मीटिंग आपकी भी होगी. क्या है जी सर? 31 डिफाइन किया है, 32 से लेकर 36 तक सब सिचुएशंस बताई हैं. 31 में क्या कहता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट. यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो इवेंट जो कि कोलेट्रल है वो आपका किस नेचर का है, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन.
तो जो कोलेटरल इवेंट माइट हैपन माइट नॉट हैपन होता है वो कंटीजेंट हो जाता है, जब मेन इवेंट माइट हैपन माइट नॉट हैपन होता है तो वो वेगर हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 32 में कहा गया है कि भैया अगर किसी इवेंट के होने पे आपका मेन इवेंट मेन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आना है और वो इवेंट हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इन्फोर्सेबल है। वो इवेंट नहीं हो पाता, इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाएगा तो आपका मेन इवेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। इसी तरीके से आपका जो मेन इवेंट है वो किसी चीज के नहीं होने पे है तो अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल टू हैपन हो जाए तो वैलिड, अगर वो इवेंट हो जाए तो वॉइड। इसी तरीके से when an event on which contract is contingent to be deemed impossible if the future conduct of a living person, किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे आपका फ्यूचर इवेंट है, मतलब आपका लिविंग पर्सन के कंडक्ट पे आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है, वो इंसान वो काम कर देता है तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इन्फोर्सेबल है। वो इंसान मर जाता है, नहीं कर पाता, इनकैपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क हो जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड। 35 में बात किया हुआ है फिक्स टाइम के बारे में, अगर आपका कोलेटरल इवेंट फिक्स टाइम में हो गया तो वैलिड, फिक्स टाइम में नहीं हो पाया वॉइड। और आखिरी है आपका कि अगर आपका कोलेटरल एग्रीमेंट क्या है, इम्पॉसिबल हो जाए तो वॉइड। हाँ मतलब दोनों बातें लगेंगी, जो ऊपर हम लोग 32 में पढ़े हैं और 33 में पढ़े हैं, दोनों एक ही में दे दिया है। जो 32 और 33 में हम लोग पढ़े हैं वो 36 में सेम बात है विद कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड टू दी टाइम, फिक्स टाइम, ठीक है। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? जी सर। 31 में लिमिटेशन लगेगा? नहीं, लिमिटेशन एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, कंफ्यूज मत हो। यहां बस फिक्स टाइम लग रहा है कि फिक्स टाइम में हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, वॉइड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए इसी के साथ क्लास को हम लोग एंड करते हैं अपनी हम लोग। सर 15 मिनट तो है। तुम क्यों 15 मिनट गेम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? चल जैसे डॉट आउट है अब हम वो क्लियर करेंगे।